हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए है जिनके पास हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री का नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया और 1200 से 1700। ये हमारी हिस्ट्री की बुक का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सेमेस्टर 3 के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स। यानी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर थे, लेकिन इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो तो आप इनका आंसर लिख सकें। और अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी चेंज होती है तो सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि हमारे जो आंसर होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और कुछ नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे ही हर चैप्टर में से दिए गए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है आपके। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए। यानी आपको इक्ता प्रणाली और कार्य प्रणाली जो थी उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य के प्रशासन ढांचे के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी इसमें हमें विजयनगर का जो प्रशासनिक ढांचा था, जो प्रशासन होता था, उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, मुगलों के अधीन जागीरदार व्यवस्था के उदय और विकास का रेखाचित्र वर्णन कीजिए। यानी ये जो मुगल थे उनके जो अधीन जागीरदार व्यवस्था थी उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए कि अकबर के टाइम पे जो मुगल और राजपूतों के बीच संबंध थे वो कैसे थे, वो अच्छे थे या बेकार थे, इनके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा कीजिए। यानी शिवाजी के अधीन जो मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, किस तरह से मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, इस बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य व्यापार और वाणिज्य के विकास की रेखा चित्र खींचिए। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो व्यापार था और वाणिज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए फिर बिना देरी करे इस क्वेश्चन पेपर का आंसर देख लेते हैं, या फिर इस क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन के साथ आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए। यानी दिल्ली सल्तनत में जो हमारी इक्ता प्रणाली थी उसको बताना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्ता प्रणाली या कार्य प्रणाली का परीक्षण क्या है, या फिर इक्ता प्रणाली क्या है। इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत सुल्तान अपने सैनिक अधिकारियों और रईसों को भूमि अनुदान देते थे। यानी इक्ता प्रणाली के अंतर्गत जो सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान जो थे, वो अपने सैनिकों को, अधिकारियों को, रियायतों को भूमि जो थी वो अनुदान में देते थे। इन अनुदानों को इक्ता कहा जाता था, और इन्हीं अनुदानों को, जो अनुदान में दी जाती थी भूमि, उसी को इक्ता कहा जाता था। इक्तेदार या अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इक्ता से प्राप्त राजस्व से अपने और अपनी सैन्य टुकड़ियों का रख रखाव करना पड़ता था। यानी जो भी इक्ते से प्राप्त पैसा होता था या इक्ते से प्राप्त जो भी चीज़ें होती थी, जो ज़मीन से, उस ज़मीन से प्राप्त पैसा होता था, उसी से वो अपनी सैन्य टुकड़ी और जो राजस्व होता था उसको बढ़ाने का काम भी करते थे, और अपनी सैन्य टुकड़ी का भी रख रखाव वो उसी पैसे से करते थे। इक्ता प्रणाली की कार्य प्रणाली के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी इक्ता प्रणाली को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना पड़ेगा। अब वो कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आप देख सकते हैं इक्ता का आवंटन। यानी इक्ता जो था उसका आवंटन, उसका जो बंटवारा था वो कैसे था। इक्ता का आवंटन सुल्तान द्वारा किया जाता था। यानी इक्ता का जो बंटवारा था वो सुल्तान द्वारा किया जाता था। इक्ते का चयन सुल्तान के सैनिकों, अधिकारों और रईसों में किया जाता था। इक्तेदारों का चयन में उनके सैनिक कौशल, राजनीतिक संबंध और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। यानी इक्ते का जो बंटवारा होता था वो
जो सुल्तान के सैनिक अधिकारी होते थे और जो अधिकारी होते थे और जो वहाँ के रईस होते थे, उनके बीच में किया जाता था। और इसका जो बँटवारा था, वो उनके सैनिक कौशल, राजनीतिक संबंध और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता था। इक़्तिदार का चयन के लिए निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया जाता था, यानी किसको इक़्तिदार बनाया जाएगा या किसको इक़्ता दिया जाएगा, किसको भूमि दी जाएगी, इसको देखने के लिए कुछ मापदंड थे। जैसे कि पहला है हमारा सैनिक कौशल। इक़्तिदार को एक कुशल सैनिक होना चाहिए, उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करने की सक्षमता होनी चाहिए, यानी सैनिक कौशल होना चाहिए उसके पास। अगर उसे सुल्तान भूमि दे रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के पास सैनिक कौशल होना चाहिए और उस भूमि की वो रक्षा कर सके या फिर उस भूमि को संभाल सके, इतनी उसमें पावर होनी चाहिए या इतने वो योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक संबंध। इक़्तिदार को सुल्तान के प्रति वफादार होना चाहिए, उसे सुल्तान के आदेशों का पालन करना चाहिए, यानी वो राजनीतिक रूप से सुल्तान जो है उसके प्रति वफादार होना चाहिए। अगर सुल्तान के वो प्रति वफादार रहेगा, तभी सुल्तान उसे इक़्तिदार बनाए रखेगा, वरना सुल्तान जो होते थे वो उसे इक़्तिदारी प्रथा से या इक़्तिदार से हटा देते थे। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। इक़्तिदार को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, उससे इक़्ता प्राप्त राजस्व से अपने और अपनी सैन्य टुकड़ी को रख रखाव करने में सक्षम होना चाहिए, यानी वो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो गरीब सा हो, उसकी अर्थव्यवस्था ही पहले से ही अच्छी ना हो, तो वो दूसरे को क्या पालेगा। तो इसलिए वो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जो राजनीतिक जो उसकी सैन्य टुकड़ी है वो किस तरह से उसको पाल सकता है या किस तरह से उसे वेतन दे सकता है। तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक़्ता की सीमा, यानी इक़्ता की जो सीमा थी, अब हम उसे देखते हैं। इक़्ता की सीमा सुल्तान द्वारा निर्धारित की जाती थी। इक़्ता की सीमा को आमतौर पर 1 या 2 ज़िले तक सीमित किया जाता था, यानी इक़्ता की जो सीमा होती थी, जो बाउंड्रीज होती थी, वो 1 या 2 ज़िलों तक सीमित हो सकती थी, 1 या 2 ज़िलों तक वो जा सकती थी। इक़्ता की सीमा को सीमित रखने में सुल्तान को इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखने में आसानी होती थी। यदि इक़्तिदार की सीमा बहुत बड़ी होती तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता, और इसीलिए जो हमारी इक़्ता थी उसकी सीमा को रखा गया ताकि जो सुल्तान है वो इक़्तिदारों पर नियंत्रण रख सके। अगर इक़्ता बहुत बड़ा हो जाएगा तो सुल्तान उन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा ज़िलों तक ही इक़्ता की सीमा रखी गई थी, ताकि जो सुल्तान है वो उस पे आसानी से जो इक़्तिदार हैं उन पर नियंत्रण रख सके, उन पर अपना नियंत्रण रख सके, अपना काबू रख सके। अब नेक्स्ट है हमारा इक़्ता के राजस्व, यानी जो इक़्ता से राजस्व, इक़्ता से जो पैसा वसूल होता था उसका क्या होता था। इक़्ता से राजस्व मुख्य रूप से भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों के से प्राप्त होता था, यानी जो हमारा इक़्ता है, जो भूमि है, उससे भूमि कर प्राप्त होता था, व्यापार कर प्राप्त होता था और अन्य कुछ और कर भी थे जो इससे प्राप्त होते थे। इक़्तिदारों को इक़्ता से प्राप्त राजस्व से अपने और अपनी सैनिक टुकड़ियों का रखरखाव करना होता था, यानी इक़्तिदार जो होते थे वो उस राजस्व या उस कर से अपनी और अपनी जो सैनिक टुकड़ी होती थी उनका रखरखाव करते थे, और कुछ हद तक जो कर है वो सुल्तान को भी दिया जाता था, यानी सुल्तान को भी उसमें से हिस्सा मिलता था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक़्ते से प्राप्त राजस्व का हिस्सा सुल्तान को भी ये भुगतान किया जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुल्तान को भी वो भुगतान करते थे इक़्ते से जो भी हमें ये राजस्व प्राप्त होता था। सुल्तान इस राजस्व को उपयोग करने, प्रशासन और सेना को चलाने के लिए करता था, यानी सुल्तान जो था वो इन पैसों का यूज़ सेना को रखरखाव करने, प्रशासन को चलाने के लिए इनका प्रयोग करता था। अब है हमारा इक़्तिदार की ज़िम्मेदारी, यानी जो इक़्तिदार होता था उसकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती थी। अब हम इसको देख लेते हैं। इक़्तिदार को इक़्ता से प्राप्त राजस्व से सुल्तान को एक निश्चित राशि भुगतान करनी होती थी, यानी जो भी उसे इक़्ते से प्राप्त हुआ है, इक़्ते से जो भी उसे राजस्व प्राप्त हुआ है, उससे उसकी कुछ राशि उसे सुल्तान को भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा इक़्तिदार को इक़्ते में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और सुल्तान के आदेशों का पालन करना ज़िम्मेदारी थी, यानी इक़्तिदार की ये ज़िम्मेदारी थी। एक तो वो इक़्ते में, यानी उसकी जो भूमि वाला क्षेत्र है उसमें शांति स्थापित बनाए रखे, एकता बनाए रखे और व्यवस्था जो है उसको बनाए रखे, और
जो सुल्तान है उसके प्रति हमेशा ही जिम्मेदार रहे, उसके प्रति वफादार रहे, हमेशा ही उसके खिलाफ ना जाए, ये भी इसकी एक जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्तेदार की जिम्मेदारियों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है, यानी इक्तेदार की क्या क्या जिम्मेदारियां थी, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला है राजस्व का भुगतान, यानी इक्तेदार जो था उसे राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। इक्तेदार को इक्ता से प्राप्त राजस्व का एक निश्चित हिस्सा सुल्तान को भुगतान करना होता था। यह राशि आमतौर पर इक्ता से प्राप्त कुल राजस्व का 50% होती थी, यानी जो इक्तेदार है उसे अपनी भूमि, यानी जो उसे सुल्तान ने भूमि दी है उसमें से 50% जो भी कर आया उसका 50% जो है सुल्तान को देना पड़ता था। यही एक राजस्व का भुगतान था। एंड नेक्स्ट है हमारा शांति व्यवस्था बनाए रखना। इक्तेदार को इक्ते में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। उसे अपने क्षेत्र में अपराधों और न्याय अवैध गतिविधियों को रोकना था, यानी इक्तेदार का एक ये भी जिम्मेदारी थी कि वो अपने क्षेत्र में एक शांति बनाए रखे, अवैध जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको रोके रखे और शांति को बनाने और बढ़ावे देने का काम करता था ये। एंड नेक्स्ट है सुल्तान के आदेशों का पालन करना, यानी सुल्तान को, यानी इक्तेदार को सुल्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता था। उसे सुल्तान के आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना होता था, यानी अगर सुल्तान ने कुछ कहा है तो वो उसे मानना पड़ता था और अपने क्षेत्रों में उसे लागू भी करना पड़ता था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली के लाभ। अब इक्ता प्रणाली के क्या लाभ थे, अब हम उन्हें देख लेते हैं। सैनिकों और अधिकारियों को भुगतान। इक्ता प्रणाली से सैनिकों और अधिकारियों को भुगतान करने में मदद मिली। इससे सुल्तान की सेना और प्रशासन मजबूत हो गए, यानी अब सैनिकों और जो अधिकारी होते थे उनका जो भुगतान होता था, उन्हें जो पैसे दिए जाते थे वो इक्ता से ही दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो सुल्तान था वो मजबूत हो गया, प्रशासनिक मजबूती हो गई और जो उसका राजकोष था यानी पैसे थे वो भी बढ़ने लगे थे इक्ता प्रणाली की वजह से। नेक्स्ट है हमारा राजस्व का संग्रह। इक्ता प्रणाली से राजस्व का संग्रह करना आसान हो गया। इक्तेदारों को इक्ता से प्राप्त राजस्व से एक निश्चित राशि सुल्तान को भरनी पड़ती थी, यानी जो राजस्व था, जो हमारा राजा के पैसे होते हैं या राजा के पास जो पैसे होते हैं उनमें बढ़ोतरी होने लगी, वो बढ़ने लगे और जो इक्तेदार होते थे उन्हें एक निश्चित यानी जो हमारा 50% था वो भुगतान करना पड़ता था सुल्तान को, तो वो एक परमानेंट था कि हाँ भुगतान करना ही है, जिसकी वजह से राजकोष में वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार इक्ता प्रणाली ने सुल्तान को राजस्व का एक स्थिर और अनुमानित प्रवाह प्रदान किया। इसे सुल्तान के खजाने में राजस्व की वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे क्या हो रहा था, राजस्व में वृद्धि हो रही थी, जो सुल्तान का खजाना था बढ़ रहा था, दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक नियंत्रण। इक्ता प्रणाली से सुल्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। इक्तेदार सुल्तान के प्रतिनिधि थे और उन्हें सुल्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार इक्ता प्रणाली ने सुल्तान को अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण में मदद की, यानी जितने भी इक्तेदार होते थे वो सुल्तान के ही तो सदस्य होते थे, यानी सुल्तान को मानने वाले, उनके नियमों को मानने वाले, उनकी जी हजूरी करने वाले, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो सुल्तान का जो क्षेत्र था उसमें अच्छी तरीके से नियंत्रण हो पा रहा था और सुल्तान का नियंत्रण बढ़ रहा था और वो हर क्षेत्र में अब आराम से नियंत्रण कर पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। इक्ता प्रणाली से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। इक्तेदार अपने क्षेत्र में विकास कार्य को प्रोत्साहित करते। इस प्रकार इक्ता प्रणाली ने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, यानी जो हमारा आर्थिक विकास है वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो इक्तेदार होते थे वो अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाते थे, अपने क्षेत्र में नई नई चीज़ें करते थे, कृषि पर ध्यान देते थे, व्यापार पर ध्यान देते थे, जिसकी वजह से जो आर्थिक विकास था वो बढ़ने लगा था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा इक्ता प्रणाली की कमियां, यानी इक्ता प्रणाली में क्या क्या कमी थी। अब हमने इसके लाभ तो देख लिए या इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो तो देख ली, अब हम इसकी कमियों के बारे में देखेंगे कि इक्ता प्रणाली में क्या क्या कमियां थी। पहला है हमारा सुल्तान का कम नियंत्रण। अब देखो सब तो इक्तेदार कर रहे हैं तो सुल्तान का क्या नियंत्रण रह गया, बस उनसे 50% लेना ही, और तो कोई नियंत्रण था नहीं क्योंकि इक्तेदारों का नियंत्रण हो रहा था। इक्ता प्रणाली के तहत सुल्तान का
इक्तेदारों पर कुछ कम नियंत्रण था, यानी इक्तेदार जो थे उन पर भी वो कम नियंत्रण कर पा रहा था। इक्तेदार अपनी इक्ता में काफ़ी स्वायत्त होते थे और वह सुल्तान के आदेशों को हमेशा नहीं पालन करते थे, यानी जो इक्तेदार होते थे वो भी कभी कभी जो सुल्तान के आदेश थे उनको छोड़ देते या फिर उनको नहीं मानते थे। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार। इक्ता प्रणाली में भ्रष्टाचार आम था। इक्तेदार अक्सर राजस्व की अधिक मात्रा से संग्रहित करते थे और सुल्तान को कम राशि भुगतान करते थे। इससे सुल्तान के खजाने में राजस्व की कमी हो गई। यानी देखिए जो भ्रष्टाचार था वो भी हमें अब बढ़ने लगा। भ्रष्टाचार आम तौर पर देखे जाने लगा, क्योंकि क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे ना वो राजस्व तो बहुत सारा ले लेते थे लेकिन सुल्तान को बहुत कम देते थे, जिसकी वजह से जो सुल्तान का राजकोष था वो भी खत्म होने लगा। ये इसकी कमी या फिर एक समस्या के रूप में अब ये देखा जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा किसानों का शोषण। अब इसकी वजह से जो इक्तेदार हैं वो तो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं पर राजा को तो पता ही नहीं है, तो इसकी वजह से शोषण देखने को मिली, शोषण जैसी प्रक्रिया होने लगी। इक्ता प्रणाली में किसानों का शोषण आम था। इक्तेदार किसानों से अधिक कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। इससे किसानों की स्थिति खराब होती गई और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यानी जो इक्तेदार थे वो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। उनसे एक तो वो कर बहुत ज़्यादा ले रहे थे और उनका शोषण भी करते थे, जिसकी वजह से राज्य की जो वो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा बेकार होने लगी, जिससे कि पूरे राज्य या पूरे साम्राज्य पर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारा अस्थिरता। इक्ता प्रणाली के तहत राजनीतिक अस्थिरता भी आम थी। इक्तेदार अक्सर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करते थे, जिससे साम्राज्य की अस्थिरता फैलती गई। यानी जो अस्थिरता थी वो भी हम देख सकते थे, क्योंकि जो इक्तेदार होते थे वो सुल्तान के प्रति वफादार नहीं रहे थे, वो कभी ना कभी विद्रोह कर देते थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो साम्राज्य की स्थिरता थी वो कहीं ना कहीं अस्थिरता के रूप में फैलने लगी, या अस्थिरता के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पता चल गया होगा कि कैसे इसको लिखना है और क्या क्या हमें डिफाइन करना है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है विजयनगर राज्य के प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी हम इसमें विजयनगर जो साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, या विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट देख सकते हैं विजयनगर राज्य का प्रशासनिक ढांचा, कि विजयनगर राज्य जो था उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। विजयनगर राज्य का प्रशासनिक ढांचा एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च शासन था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें जो सुल्तान होता था वो सबसे ऊपर होता था, सबसे प्रथम या फिर सर्वोच्च माना जाता था। सुल्तान के अधीन एक मंत्रिमंडल था, जिसमें विभिन्न भागों में मंत्री होते थे। मंत्रिमंडल सुल्तान की सलाह देते थे और राज्य के प्रशासन को चलाने में उनकी मदद करते थे। यानी एक मंत्रिमंडल था जिसमें विभिन्न मंत्रियां शामिल होते थे और ये सुल्तान का जो शासन होता है उसको चलाने में मदद करते थे सुल्तान की, ताकि जो शासन है वो अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से चलाया जा सके। एंड नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं केंद्रीय शासन। अब यहाँ केंद्रीय शासन भी था। विजयनगर राज्य की केंद्रीय प्रशासन सुल्तान के अधीन था, यानी जो केंद्र था वो सुल्तान के अंतर्गत आता था और वहीं सुल्तान जो था वहीं से शासन करता था। सुल्तान राज्य का सर्वोच्च शासक होता था और वह सभी महत्वपूर्ण नियंत्रण लेता था। सुल्तान के अधीन एक मंत्रिमंडल था जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री होते थे। यानी जो सुल्तान था वो ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च था और वही महत्वपूर्ण जो वो निर्णय होते थे वही लेता था, और इसके अधीन एक मंत्रिमंडल आता था जो कि पूरे विभाग में उसकी हेल्प करता था कि किस तरह से हम शासन कर सकते हैं, या फिर मंत्रिमंडल जो था वो सुल्तान को सलाह देने का भी कार्य करता था। मंत्रिमंडल सुल्तान को सलाह देता था और राज्य के प्रशासन को चलाने में उसकी मदद करता था कि क्या सही हो सकता है राज्य के लिए और क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। इस तरह से मंत्रिमंडल सुल्तान की हेल्प करता था। विजयनगर राज्य के केंद्रीय प्रशासन में निम्नलिखित विभाग शामिल थे। अब विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कौन कौन से विभाग शामिल थे, अब हम उन्हें देख लेते हैं। सैन्य विभाग फर्स्ट हमारा दे रखा है सैन्य विभाग। इस विभाग का नेतृत्व एक सेनापति करता था जिसे सेनाकाचार्य कहा जाता था। सेनापति सेना की देखरेख करता था और उसे
सुल्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता था। यानी ये जो था सैन्य विभाग, इसका जो सेनापति होता था वो पूरी जो सेना थी उसका रखरखाव करता था और सुल्तान के जो आदेश होते थे उनका पालन करना ही इसका धर्म था। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, विजयनगर राज्य की सेना एक शक्तिशाली और कुशल सेना थी। सेना के विभिन्न प्रकारों के सैनिक शामिल थे, यानी सेना में विभिन्न प्रकार के जो सैनिक थे वो सभी शामिल थे, जिसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाने शामिल थे। यानी इसमें घुड़सवार भी होते थे, पैदल सेना भी होती थी और तोपखाने जो होते हैं, जो तोपों का यूज़ करते हैं, वो भी इसमें शामिल थे। सेना ने विजयनगर राज्य को अपने पड़ोसियों के खिलाफ कई युद्धों में जीत दिलाने में मदद की। यानी ये जो सेना थी ये विजयनगर साम्राज्य की एक मजबूती का कारण था, क्योंकि इसने जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ विजयनगर का प्रभुत्व जमाने में या फिर विजयनगर को शक्तिशाली कहीं ना कहीं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है वो है वित्तीय विभाग। इस विभाग के नेतृत्व एक मंत्री करता था, जिसे वित्तीय मंत्री कहा जाता था। वित्तीय मंत्री राज्य के राजस्व का संग्रहित करता था और इसे खर्च करता था। यानी जो वित्तीय मंत्री होता था वो पूरे राज्य का होता था और इसे मंत्री भी कहा जाता था। और वित्तीय मंत्री पूरे राज्य का जो खर्चा था वो वित्तीय मंत्री द्वारा खर्च किया जाता था। यानी वित्तीय मंत्री के पास ही पूरे राज्य का जो लेखा जोखा होता था वो सभी वित्तीय मंत्री के पास होता था। इसमें आप लिख सकते हैं, विजयनगर राज्य की अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी। राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और कर थे। वित्तीय विभाग ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कुशलता से प्रबंधित किया, जिससे राज्य को अपने साम्राज्य का विस्तार करने और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की। यानी विजयनगर जो राज्य था इसकी जो अर्थव्यवस्था थी या फिर जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से जो और इसका मुख्य कारण जो था वो कृषि, व्यापार और कर था। इसी की वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अर्थव्यवस्था अच्छी होने के बाद तो वहाँ की जो वहाँ शांति थी वो बनी हुई थी और सभी लोग खुश भी थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ की खुशहाली के लिए। क्योंकि अगर लोग गरीब होते हैं तो बेकार चीज़ों में पड़ जाते हैं या फिर उल्टी सीधी जो हमारी आतंक वगैरह ऐसी चीज़ों में जाते हैं। लेकिन वहाँ की ऑलरेडी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इस वजह से वहाँ शांति थी और वहाँ की जो खुशहाली वगैरह भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्याय विभाग। इस विभाग का नेतृत्व एक मंत्री करता था, जिसे न्यायमूर्ति कहा जाता था। न्यायमूर्ति न्याय प्रदान करता था और कानून का पालन सुनिश्चित करता था। यानी न्याय विभाग का जो नेता होता था उसे न्यायमूर्ति कहा जाता था और ये न्याय करने का काम करता था। विजयनगर राज्य के एक मजबूत न्याय प्रणाली थी। न्यायमूर्ति निषेध और न्याय संगत न्याय प्रदान करता था। इससे न्याय के कानूनों और व्यवस्था बनी रही और लोगों को सुरक्षा और शांति मिली। यानी वहाँ का जो न्यायमूर्ति होता था, जो न्याय करने वाला व्यक्ति था, वो निष्पक्ष था। वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता था, सिर्फ न्याय को देखता था। न्याय संगत न्याय था, यानी सभी के लिए समान न्याय था। ऐसा नहीं है कि अमीर या गरीब को देखकर या फिर जेंडर के आधार पर, कोई नहीं, सभी को न्याय के सामने सभी को समान रखा गया था। किसी का ऊंचा नीचा कोई पद नहीं था, इसलिए वहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाणिज्यिक विभाग। इस विभाग का नेतृत्व एक मंत्री करता था, जिसे वाणिज्यिक मंत्री कहा जाता था। वाणिज्यिक मंत्री व्यापार को बढ़ावा देता था और राज्य के आर्थिक विकास में मदद करता था। यानी एक और विभाग था जिसे वाणिज्यिक विभाग कहते हैं और इसका जो नेता होता था उसे वाणिज्यिक मंत्री कहा जाता था, जो वाणिज्य यानी व्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी, अर्थव्यवस्था को कैसे विकास की ओर लेकर जाना है, इस चीज़ पर ध्यान देता था। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं, विजयनगर राज्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। राज्य के व्यापारियों ने पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में व्यापार किया। वाणिज्यिक विभाग ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई। यानी जो वाणिज्यिक विभाग था उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया विजयनगर साम्राज्य को मजबूती देने के लिए, उसकी जो वाणिज्यिक व्यवस्था थी उसको बढ़ावा देने के लिए। और ये जो थे ये दक्षिण एशिया, मध्य पूर्वी, इन सभी जगहों पर व्यापार करते थे और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी उसका एक कारण था वाणिज्यिक विभाग होना।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका प्रांतीय प्रशासन कैसा था, यानी इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखने वाले हैं। विजयनगर राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। उनकी देखरेख एक प्रांतपाल करता था। प्रांतपाल को सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। प्रांतपाल के अधीन एक प्रशासनिक तंत्र होता था जिसमें विभिन्न अधिकारी होते थे। यानी विजयनगर जो था उसे कई प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों का जो ध्यान रखता था, हर प्रांत का एक प्रांतपाल होता था जो कि सुल्तान के प्रति निष्ठावान होता था या फिर उसके प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मानता था कि हाँ, सुल्तान जो है वो हमारा सुल्तान है, तो हमें उसके प्रति एक निष्ठा दिखानी है, एक जिम्मेदारी दिखानी है और वो उसके प्रति हमेशा लॉयल रहना है। तो ये भी एक था जिसकी वजह से जो वहाँ का जो वहाँ की प्रांतीय व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और प्रशासनिक जो तंत्र था वो भी वहाँ मौजूद था और हर प्रांत के पास विभिन्न अधिकार शामिल थे या फिर विभिन्न अधिकार भी दिए गए थे। आगे चलते हैं। आगे आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कार्य राज्यों को कानूनों का पालन करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व का संग्रह करना और सुल्तान के आदेशों का पालन करना। यानी जो प्रांतीय प्रशासन था वो मोस्टली सिर्फ सुल्तानों के जो आदेश थे उनको पालन करना और जो हमारा प्रांत है उसमें शांति बनाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यवस्था को अच्छा बनाना, यही जो था ये प्रांत का एक कार्य था कि हाँ, वहाँ के जो प्रांत हैं उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा, प्रांतीय प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे। अब कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं प्रांतीय प्रशासन में, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला होता है हमारा प्रांतपाल, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, यानी प्रांतपाल जो होता था वो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है हमारा सहायक प्रांतपाल, प्रांतपाल की सहायता करने वाला, यानी जो प्रांतपाल की सहायता करता था एक वो भी होता था। फिर है जिला अधिकारी, जिले का प्रमुख अधिकारी, जिला अधिकारी जो होता था वो जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। गांव की मुखिया या गांव के जो मुखिया होते थे, गांव का एक मुखिया भी होता था जो कि इन सारी सुविधाओं या फिर इन सभी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए। वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने ये सारी व्यवस्था करी थी ताकि उनके जो प्रांत हैं या फिर उनका जो क्षेत्र है उसे अच्छी तरीके से चलाया जा सके और अपनी जो क्षेत्र की शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके। प्रांतीय शासन ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुचारू प्रशासन निश्चित करने में मदद की। जैसा कि मैंने बताया, अगर सुचारू रूप से प्रशासन करना है या शासन करना है तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई थी ताकि बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में शासन किया जा सके और हमारे जो उनका शासन था उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो लंबे टाइम तक शासन कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय शासन। अब वहाँ का जो स्थानीय शासन था उसको देख लेते हैं। प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था। अब प्रांतों को भी कई जिलों में विभाजित किया गया था जिनकी देखरेख एक जिला अधिकारी करता था और उनकी देखरेख की जो जिम्मेदारी होती थी वो जिला अधिकारी पे होती थी। जिला अधिकारी को एक प्रांतपाल द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह प्रांतपाल के आदेशों का पालन करता था। यानी देखिए, प्रांतपाल जो होता था वो राजा के जो, यानी सुल्तान जो था उसके जो आदेश होते थे उनका पालन करता था और जो हमारा जिला अधिकारी होता था वो प्रांतपालों के आदेशों का पालन करता था। जिला प्रशासन एक मुख्य कार्य राज्यों के कानूनों का पालन करना, शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखने, राजस्व का संग्रह करना और जिला अधिकारी के आदेशों का पालन करना था। यानी जिला जो प्रशासन होता था उसका मुख्य कार्य यही था कि शांति स्थापित रखना, व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व लेना। जो हमारा प्रांतपाल है उसके जो आदेश हैं उनको मानना ही जिला अधिकारी का काम होता था। स्थानीय प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे। अब स्थानीय प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते थे या इसमें कौन कौन से अधिकारी थे, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा जिला अधिकारी, जिला का प्रमुख अधिकारी, यानी पूरे जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे जिला अधिकारी कहते थे। फिर है हमारा तालुकदार, जिले का एक उप विभाग जिसकी देखरेख तालुकदार द्वारा की जाती थी। यानी एक तालुकदार भी होता था जो जिले के उप विभाग की देखरेख करता था। फिर है गांव का मुखिया, गांव का मुखिया एक पद होता था जो पूरे हर गांव में एक अलग से पर्टिकुलर पद होता था जिसमें एक मुखिया के रूप में देखा जाता था उसे, और जो गांव की समस्याओं को हल करने में उनकी हेल्प करता था।
गांव का मुखिया, जिसे ग्रामीणीय या नायडू भी कहा जाता था, गांव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। वह गांव के लोगों के बीच विवादों को सुलझाता था, करों का संग्रह करता था और राज्य के आदेशों का पालन सुनिश्चित करता था। यानी जो गांव का मुखिया था वो, उसको ग्रामीण या नायडू भी कहा जाता था, और वो गांव में प्रशासन चलाने का कार्य करता था और गांव में जो हमारी वाद विवाद होते हैं उनको सुलझाने में और एक शांति बनाए रखने में, सुचारू रूप से कार्य करने में ये हेल्प करता था और कर भी वसूला करते था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गांव की मुखिया गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों का भी संरक्षक होता था। वह गांव के त्योहारों और समारोह का आयोजन करता था और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता था। यानी गांव का जो मुखिया होता था वो रीति रिवाजों को किस तरह से बचाकर रखा जा सकता है, त्योहार समारोह किस तरह से इन्हें योजना करना है। जो अगर किसी भी गांव में त्योहार मनाए जा रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं या फिर कोई भी योजना की जा रही है, तो उसकी जो योजना, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसकी जो योजना बनाई जाती थी वो मुखिया द्वारा बनाई जाती थी। इस केंद्रीकृत प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन प्रणाली ने विजयनगर राज्यों को कई शताब्दियों तक स्थिर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यही सब कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है वो कई सदियों तक स्थापित रहा और इसकी समृद्धि, इसका जो विकास था, इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यही सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जो है कि मुगलों के अधीन जागीरदार व्यवस्था के उदय और विकास का रेखा चित्र खींची। यानी मुगलों के अधीन जो जागीरदार व्यवस्था है उसका कैसे उदय हुआ, कैसे विकास हुआ, अब हम उसको देखने वाले हैं। मुगलों के अधीन जागीरदार व्यवस्था का उदय और विकास निम्नलिखित चरणों में देखा जा सकता है। यानी इसको हम कुछ चरणों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें पहला चरण जो है हमारा वो है 1526 से 1556 तक, जिसमें हमारा जो बाबर का टाइम है, हम इसमें बाबर के टाइम को देखने वाले हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद बाबर ने अपनी सेना को बनाए रखने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। इसने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे सैनिकों को भूमि के बदले भुगतान किया जाता था। इसे प्रणाली को इक्ता कहा जाता था। यानी हम जो इक्ता प्रणाली पहले देख चुके हैं वही ये इक्ता प्रणाली है जिसे बाबर द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था कि सैनिक जो होते थे उनको वेतन ना देकर एक भूमि दे दी जाती थी और उसी भूमि को इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रणाली के तहत सैनिकों को एक क्षेत्र दिया जाता था जिसे इक्ता कहा जाता था। इसे इक्ता से प्राप्त राजस्व से अपनी सेना के लिए भुगतान करना होता था। इक्तेदारों को सुल्तान के प्रति वफादार रहना होता था और सुल्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता था। यानी जो इक्तेदार होता था वो सुल्तान के प्रति हमेशा वफादार रहेगा, उसके आदेशों का पालन करेगा। यही इक्तेदार जो था उसकी जिम्मेदारी होती थी। बाबर के बाद हुमायूं ने भी इक्ता प्रणाली को जारी रखा। इसने इक्तेदारों के अधिक शक्ति दी और उन्हें अपने क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता दी। यानी बाबर ने तो इक्तेदारी व्यवस्था को रखा ही था, लेकिन जो हुमायूं था उसने भी इक्तेदारी व्यवस्था को बनाए रखा और आगे चल के इसे और ज़्यादा मजबूती दी और ज़्यादा इसे बढ़ावा दिया। अब हम इसका नेक्स्ट यानी विकास जो चरण, हमारा दूसरा विकास चरण है उसको देख लेते हैं, जो कि है हमारा 1556 से 1658 तक। यह है अकबर के शासनकाल के दौरान जागीरदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव था। अकबर ने इक्ता प्रणाली को जागीरदारी में बदल दिया। यानी अकबर के टाइम तक आते आते अकबर ने क्या किया, जो हमारी इक्ता प्रणाली थी उसको जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत बदल दिया। यानी अब उसको इक्ता प्रणाली ना कहकर जागीरदारी प्रणाली कहा जाने लगा। जागीरदारी प्रणाली के तहत सैनिकों को एक क्षेत्र दिया जाता था जिसे जागीर कहा जाता था। इसे जागीर के प्राप्त राजस्व से अपने और अपनी सेना के लिए भुगतान करना होता था। जागीरदार को सुल्तान के प्रति वफादार होता था और सुल्तान के आदेशों का पालन करता था। जिस तरह से इक्ता व्यवस्था में थी उसी तरह से जागीर व्यवस्था में भी सेम ही चीज़ें थी। उन्हें सुल्तान के प्रति वफादार होना है, अपनी सेना का जो वो भुगतान करना है वो जागीर में से ही करना है। ये सारी चीज़ें इक्ते में भी थी। अकबर ने जागीरदारी प्रणाली के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए। यानी जागीरदारी व्यवस्था जो है, ये जो प्रणाली है, इसका जो विकास होगा इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए थे अकबर ने। पहला है उसने जागीरदारों की स्थायी रूप से जागीरें दी। यानी उनकी जो
उन्हें जो जागीरें दी थी वो अस्थाई नहीं थी, वो स्थायी थी। जिसको दे दी वो उसी की हो गई ऐसे। उसने जागीरदारों को अपने जागीरों में राजस्व संग्रह करने की अनुमति दी। यानी जागीरदार जो थे वो अपनी जागीरों में राजस्व को संग्रहित करते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे। उसने जागीरदारों को अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी। यानी अब जागीरदारों का ये अधिकार था कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से वहाँ कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी कि तुम्हें सिर्फ कानून बनाए रखना है, तुम्हें नियम और कानूनों को बनाना है, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकबर की जागीरदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य में मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सुल्तान को एक मजबूती सेना रखने में मदद की और साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद की। यानी अकबर की जो व्यवस्था थी ये इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ की जो साम्राज्य था उसको सुल्तान को और साम्राज्य को समृद्ध करने में और वहाँ की जो स्थिति थी उसको सुधारने में, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुधार चरण, जो कि सुधार चरण है हमारा 1658 से 1707 तक। और इसमें औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जागीरदारी व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। औरंगजेब ने जागीरदारी को अधिक जिम्मेदारी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। यानी अब जो औरंगजेब था, अब औरंगजेब का टाइम आ गया था और औरंगजेब ने जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए थे या कुछ कानून बनाए थे, जो कि अब हम लोग उन्हें निम्न देखने वाले हैं, यानी नीचे देखने वाले हैं। चलिए फिर हम उन नियमों या फिर कानूनों को देख लेते हैं। पहला था, उसने जागीरदारों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य को करने की आवश्यकता की। यानी जो विकास कार्य थे, अब वो जो जागीरदार थे वो अपने क्षेत्रों में ऐसे कार्य कर सकते थे जिनकी वजह से उनका विकास हो और वो आगे बढ़ सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसने जागीरदारों को अपने क्षेत्र में किसानों की देखभाल करने की आवश्यकता की। यानी जो जागीरदार होते थे वो किसानों की जो देखभाल है वो भी करेंगे, किसानों पर शोषण नहीं करेंगे, ताकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से सही ढंग से चलाई जा सके, किसानों का जो शोषण है वो ना हो। इसीलिए जो औरंगजेब था इसने ये नीतियाँ चलाई थी। औरंगजेब की जागीरदारी प्रणाली ने सुल्तान को एक मजबूत सेना करने में, साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। यानी जो औरंगजेब था उसने जो व्यवस्था में परिवर्तन किए थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेना थी वो जिम्मेदार बन गई थी और वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नेक्स्ट है हमारा अवसान चरण, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 1707 से 1857। यानी 1857 की जो क्रांति है वहाँ तक ये चरण रहता है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। जागीरदारों ने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और सुल्तान की प्रति अपनी वफादारी कम कर दी। यानी औरंगजेब के बाद ही हम मुगल साम्राज्य का पतन देख सकते हैं और वहाँ की जो जागीरदार थे उन्होंने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया और वहाँ अपनी जो सुल्तान के प्रति वफादारी थी उसको ख़त्म करने का शुरुआत हो गई थी, या फिर ये कहें अब यहाँ से जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन स्टार्ट हो गया था और 1857 के विद्रोह के बाद पूरा ही मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में जागीरदारी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी 18वीं शताब्दी तक ही जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो चली, उसके बाद में वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जागीरदारी व्यवस्था के प्रभाव। अब जागीरदारी व्यवस्था जो थी उसके क्या प्रभाव पड़े उनको देख लेते हैं। जागीरदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस प्रणाली ने सुल्तान को एक मजबूत सेना रखने में मदद की और साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। यानी जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसने बहुत हद तक मुगल साम्राज्य को एक मजबूत साम्राज्य बनाने में मदद की, क्योंकि वो सुल्तान को एक मदद प्रोवाइड करवाती थी कि वो किस तरह से सेना को मजबूत कर सकते हैं, साम्राज्य में शांति स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से व्यापार वगैरह इन सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण हो जाती है मुगल साम्राज्य के लिए। हालांकि जागीरदारी व्यवस्था में कुछ कमियां भी थी। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जागीरदारी ने अपने क्षेत्र के किसानों का शोषण किया। हम ये नहीं कह सकते कि जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो सिर्फ अच्छी थी या फिर उसने बहुत विकास ही किया, उसने साम्राज्य को बढ़ाया ही।
नहीं, उसमें बहुत सारी कमियाँ भी थी और कमियों में एक भ्रष्टाचार भी था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इस भ्रष्टाचार की वजह से जो किसान थे उनका भी शोषण देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जागीरदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इस प्रणाली ने कुल साम्राज्य को कई शताब्दियों तक एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में मदद की। यानी हम अगर कंक्लूजन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारी ये जागीरदारी व्यवस्था थी वो अच्छी थी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और जो प्रशासन था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे एक अच्छे रूप तक बनाए रखने के लिए और बहुत लंबे समय तक चलने के लिए, यानी कई शताब्दियों तक शासन रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी अकबर जो था उस टाइम जो मुगल और राजपूत के संबंध थे वो कैसे थे, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं या फिर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण, दोनों के जो संबंध थे वो कैसे थे। अकबर के समय मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि मुगलों और राजपूत कौन थे। यानी हमें पहले इन दोनों के संबंधों को बताने से पहले हमें पता तो होना चाहिए मुगल कौन थे और राजपूत कौन थे। मुगल एक तुर्की मंगोल वंश था, यानी मुगल वंश जो था वो तुर्की मंगोल वंश था जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। और जो राजपूत थे वो एक स्थानीय हिंदू वंश थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से आए थे। यानी जो राजपूत थे वो स्थानीय हिंदू वंश के थे जो कि उत्तरी महाद्वीप से भारत में आए थे या उत्तरी महाद्वीप के थे। अकबर के समय मुगल और राजपूत दोनों शक्तिशाली शक्तियां थीं। मुगलों ने भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी, जबकि राजपूत अभी भी अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो मुगल और राजपूत थे दोनों ही शक्तिशाली थे और जो मुगल थे वो भारत के अधिकांश हिस्से पर जो अपनी विजय थी वो प्राप्त कर चुके थे और राजपूतों के पास भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, यानी उनके पास भी बहुत बड़ा नियंत्रण था। अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। इसने राजपूत राज्यों से विवाह कराए और उन्होंने अपनी सेना में शामिल किए। उसने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। यानी जो अकबर थे वो सच में राजपूतों के साथ में या फिर ये जो भेदभाव होते हैं धर्म के आधार पर उन्हें नहीं मानते थे। और अकबर जो थे वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं दोनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी, क्योंकि अकबर ने जो राजपूत थे उनके साथ विवाह संबंध भी बनाए और उनकी जो सेना, उनके जो लोग थे उन्हें सेना में भर्ती किया और मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद भी दिया ताकि जो दोनों के संबंध हैं वो अच्छे हो सकें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है, इन उपायों से राजपूतों में मुगलों के प्रति विश्वास पैदा हुआ और वह मुगलों के साथ सुरक्षा और सहयोग के संबंध में बंध गए। यानी अब इन सारी चीज़ों को देखकर मुगल और राजपूतों के बीच के जो संबंध थे वो अच्छे होने लगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होने लगा, जिसकी वजह से उनके जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे और घनिष्ठ हो गए। अकबर राजपूत संस्कृति का भी सम्मान करते थे और उसने राजपूतों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान किया। उसने राजपूतों को उनके पारंपरिक अधिकारों और विशेष अधिकारों को बनाए रखने में अनुमति दी। यानी जो अकबर था वो राजपूतों की जो संस्कृति थी, जो उनके धर्म था, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और उन्हें धार्मिक सामाजिक जो रीति रिवाज थे उनको बढ़ावा देने के लिए उनका सम्मान करते थे और उनकी जो परंपराएं थी उनको बढ़ावा देने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कदम उठाए थे और उन्हें इनका मानने की अनुमति भी दे दी थी। इन उपायों से राजपूतों में अकबर के प्रति सम्मान और बढ़ गया। यानी ये जो उपाय हो रहे थे, ये जो सारे कदम उठाए गए थे अकबर द्वारा, इसकी वजह से राजपूतों के बीच जो अकबर की छवि थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और इनके लिए सम्मान भी बढ़ गया था। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ राजनीतिक समझौते भी किए। इन समझौते के तहत राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए, लेकिन उन्हें अपने पारंपरिक अधिकारों और विशेष अधिकारों
को बनाए रखने की अनुमति दी थी। यानी अकबर ने राजपूतों के कई जो राज्य थे उन्हें अपने अधीन तो कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने परंपराओं का अधिकार और विशेष अधिकार दिए गए थे, ताकि वो अपनी जो परंपराएं हैं, जो उनके विचार हैं, वो उनको मान सके। और उनके जो साथ भेदभाव वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करी थी अकबर ने। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता। इन समझौतों से मुगल राजपूत संबंधों को और अधिक मजबूत बनने में मदद मिली। यानी ये जो संबंध हुए, ये जो समझौते हुए, जिसकी वजह से राजपूत और मुगलों के बीच जो संबंध थे वो अच्छे स्थापित हो गए और इन संबंधों में घनिष्ठता यानी बहुत ज़्यादा जो जुड़ाव था वो हो गया था। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, कुल मिलाकर अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंध काफी मजबूत थे। इन संबंधों में सुधारों के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। इन प्रयासों से राजपूतों को मुगलों के प्रति विश्वास और अलगाव बढ़ा और मुगल साम्राज्य को मजबूती करने में मदद मिली। यानी ये जो संबंध थे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे और जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली और मुगल साम्राज्य ने अपना जो विस्तार था, अपना जो विकास था वो भी बढ़ गया था। अब विस्तृत विश्लेषण, अब इसका जो विस्तृत विश्लेषण है वो क्या है उसको देख लेते हैं। अकबर के मुगल राजपूत संबंधों को सुधारने के प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं। यानी ये अकबर ने जो राजपूतों के साथ संबंध सुधारने की जो प्रयास किए थे वो कौन कौन से हैं, अब हम उनको प्रयासों को देख लेते हैं। पहला है राजपूत राजाओं से विवाह, यानी जो राजपूत राजाएं थे उनके साथ विवाह का संबंध बनाया। अकबर ने राजपूत राजाओं से कई विवाह किए। इन विवाहों ने राजपूत राजाओं को मुगल परिवारों के बीच संबंधों को मजबूती दी। यानी ये अकबर जो था उसने ये राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसकी वजह से राजपूत और अकबर के बीच या फिर अकबर के परिवार के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। नेक्स्ट है राजपूतों को सेना में शामिल करना। अकबर ने राजपूतों को अपनी सेना में शामिल किया था और उन्हें एक उच्च पद भी दिया था, जिसकी वजह से जो उनका टकराव था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। नेक्स्ट है हमारा राजपूतों को मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना। यानी राजपूतों को मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर भी नियुक्त किया गया अकबर द्वारा, ताकि जो उनकी जो घनिष्ठता है, उसकी जो भागीदारी है उनको बढ़ाया जा सके और राजपूतों ने मुगलों में एक महत्वपूर्ण भागीदारी भी दिखाई अपनी। एंड नेक्स्ट है राजपूती संस्कृति का सम्मान। अकबर द्वारा राजपूती संस्कृति का सम्मान किया गया और राजपूतों को धार्मिक, राजनीतिक और रीति रिवाज जितने भी थे उन्हें मानने की, उनकी जो परंपराएं थी उनका विशेष अधिकार दिए गए थे कि हाँ वो उन्हें मान सकते हैं, उन्हें जब चाहें फॉलो कर सकते हैं, ऐसे सारे अधिकार थे राजपूतों को। तो ये भी एक कारण था कि ये जो अकबर था वो कभी भी धार्मिक कट्टरपंथी नहीं निभाते थे। वो हमेशा धर्म को बढ़ावा या फिर सभी धर्मों को समान रखकर ही चलते थे। इसीलिए राजपूत और जो अकबर हैं दोनों के बीच में जो संबंध थे वो घनिष्ठ हो गए थे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं राजपूत राज्यों के साथ राजनीतिक समझौते। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ राजनीतिक समझौते भी किए। इन समझौतों के तहत राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए, लेकिन उन्हें अपनी पारंपरिक धार्मिक और विशेष अधिकारों को बनाए रखने की अनुमति थी। यानी जो राजपूत राज्य थे वो मुगलों के अधीन तो आ गए थे, लेकिन अभी भी उन्हें जो पारंपरिक अधिकार थे, उनके विशेष अधिकार उन्हें दिए गए थे, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भी धार्मिक ऐसी कट्टरपंथी वाली चीज़ ना आए। इन उपायों से मुगल राजपूतों संबंधों में काफी सुधार हुए। इन संबंधों में सुधार के कारण मुगल साम्राज्य को राजपूत क्षेत्र में अधिक समृद्धि मिली। इसके अलावा इन संबंधों ने मुगल साम्राज्यों को एकजुटता करने में भी मदद की। यानी इन संबंधों की वजह से, ये जो संबंध स्थापित हो रहे थे, इन सब की वजह से जो मुगलों के साथ एकजुटता थी वो बढ़ गई थी। हालांकि कुछ राजपूत राज्य मुगलों के अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई विद्रोह किए। इन विद्रोह ने मुगल राजपूत संबंधों को तनाव पैदा की। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि सभी जितने भी राजपूत राज्य थे वो सभी मुगलों के अधीन आ गए थे। नहीं, कुछों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह भी किया, जिसकी वजह से हम मुगलों और राजपूतों के बीच तनाव को भी देख सकते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ हो रही थी, जहाँ इनके संबंध घनिष्ठ हो रहे थे, संबंध अच्छे थे, वहीं कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल रहा था। ठीक है।
कुल मिलाकर अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों में सुधार हुआ, लेकिन ये संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। यानी अकबर के टाइम तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो वहाँ के जो संबंध थे, उन दोनों के जो संबंध थे वो अच्छे हो रहे थे, लेकिन हमेशा ये संबंध अच्छे रहे ये नहीं कह सकते। उनमें कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल रहा था। एंड नेक्स्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, जिसमें है शिवाजी के अधीन मराठा राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। यानी शिवाजी के अधीन जो मराठा राज्य का उदय हो रहा था उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के अधीन मराठा राज्य का उदय। अब शिवाजी के अधीन मराठा जो राज्य था उसका उदय कैसे हुआ? शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के एक महान योद्धा राजनेता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यानी 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की जो स्थापना थी वो की, और ये एक महत्वपूर्ण इतिहास भी माना गया है, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिलता है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सरदार थे, जो शिवाजी बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे। शिवाजी बचपन से ही शाही और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने बचपन से ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनानी शुरू कर दी। यानी शिवाजी जो थे वो हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे थे, और उन्होंने बचपन से ही विद्रोह की सोच रखा था कि बड़े होकर या फिर जब भी सिंहासन हाथ में होगा, मैं हमेशा से ही मुगलों के विरोध रहूंगा। मुगलों के वो हमेशा से ही विरोधी रहे हैं। शिवाजी ने 1646 में रायगढ़ किले पर कब्जा करके अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने जल्द ही आसपास के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी सेना का विस्तार किया। शिवाजी की सेना एक शक्तिशाली और कुशल सेना थी। इसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखानी शामिल थे। यानी 1646 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अपनी स्वतंत्र सेना या अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, और अपनी सेना का भी विस्तार किया, जिसमें उन्होंने घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाने जो होते हैं, यानी जो तोप का प्रयोग करते हैं या तोप चलाते हैं, उनका भी इन्होंने विस्तार किया था, ताकि इनकी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियान किए। उन्होंने मुगलों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें क्षेत्रों को लूट लिया। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ एक सशक्त संघर्ष छेड़ दिया, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। यानी शिवाजी ने हमेशा मुगलों के विरोध में यानी हम शिवाजी को हमेशा से ही मुगलों के विरोध में देख सकते हैं। और शिवाजी ने एक कट्टर मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से इसने पूरे ही इतिहास को बदल दिया है, या पूरे ही इतिहास को एक अलग मोड़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी देखने को मिले। शिवाजी ने एक कुशल प्रशासन भी स्थापित किया। उन्होंने एक मजबूत सेना और एक कुशल प्रशासन के साथ एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। शिवाजी का राज्य एक लोकप्रिय राज्य था। उन्होंने किसानों और गरीबों का कल्याण के लिए कई कदम उठाए। यानी जो शिवाजी थे उन्होंने बेशक मुगलों के खिलाफ हमेशा प्रशासन में विरोध किया, हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे, लेकिन जो शिवाजी थे उनका जो शासन था वो एक लोकप्रिय शासन था, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसानों और गरीब लोगों के कल्याण की बात की, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1980 में हुई। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। संभाजी महाराज ने सभी अपने पिता की तरह मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। यानी जो शिवाजी हैं उनकी मृत्यु के बाद जो सिंहासन है वो संभाजी महाराज के पास आ जाता है, और संभाजी जो होते हैं वो भी मुगलों के हमेशा खिलाफ रहते हैं और उनके खिलाफ संघर्ष लड़ते हैं। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। शिवाजी ने एक शक्तिशाली और लोकप्रिय राज्य की स्थापना की, जिससे मुगल साम्राज्य को चुनौती मिली। यानी शिवाजी की वजह से एक ऐसा राज्य बना जिसने मुगलों को भी चुनौती दी, और ये आगे चल के इनकी जो दुश्मनी थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी के उदय के कारण। यानी शिवाजी का जो उदय हुआ उसके क्या क्या कारण थे। शिवाजी के उदय के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। यानी शिवाजी के उदय के बहुत सारे कारण थे, पर कुछ कारण
यहाँ नीचे दे रखे हैं। अब हम उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा मराठा संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव। शिवाजी मराठा संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित थे। उन्होंने मराठा संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन और कार्य में अपनाया। यानी शिवाजी जो थे वो मराठा सांस्कृतिक और परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है हमारा मुगल साम्राज्य की कमजोरी। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में कमजोर हो रहा था। मुगलों के बीच आंतरिक कलह और शांति थी। यानी आंतरिक रूप से जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे शिवाजी को मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने में अवसर मिला। यानी जब मुगल साम्राज्य था वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था, तो शिवाजी ने वही टाइम देखकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया ताकि शिवाजी अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शिवाजी के व्यक्तिगत गुण। शिवाजी एक कुशल योद्ध एवं दूरदर्शी नेता और महान प्रशासक थे। उन्होंने व्यक्तिगत गुणों ने उन्हें एक सफल नेता के रूप में उभारने में मदद की। यानी उनके जो व्यक्तिगत गुण थे वो बहुत अच्छे थे। वो एक कुशल योद्धा थे और कुशल नेता थे जो दूरदृष्टि तक देख सकते थे। यानी फ्यूचर की देख सकते थे कि हाँ, हम अगर ये काम अभी करेंगे तो इससे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो ऐसे नेता थे। शिवाजी के उदय के प्रभाव। यानी शिवाजी जो थे उनके जो उदय था उसका जो प्रभाव था उसका क्या प्रभाव रहा। अब उनके प्रभावों को हम नीचे देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। अब हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शिवाजी के उदय ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली और लोकप्रिय राज्य की स्थापना की जिससे मुगल साम्राज्य को चुनौती मिली। यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें एक नया अध्याय शुरू हो गया क्योंकि शिवाजी ने एक बहुत लोकप्रिय प्रशासन की शुरुआत की और ये मुगलों के हमेशा खिलाफ है, मुगलों को चुनौती देने वाले बने। नेक्स्ट है हमारा मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। यानी शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली रूप से चुनौती दी। इनके किलों पर कब्जा कर लिया और इनकी लूटपाट की मुगलों के किलों में और मुगलों को कमज़ोर करने में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय एकता को बढ़ावा दिया। यानी शिवाजी जो थे इन्होंने भारतीय एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने सभी जाति धार्मिक के लोगों को एक साथ लिया और उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो सभी के लिए समान था। यानी शिवाजी भी जो थे वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। वो सभी धर्मों के लोगों को समान मानते थे। शिवाजी एक महान योद्धा और राजनेता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करके भारत के इतिहास को बदल दिया। यानी पहले मराठा साम्राज्य जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य को जोड़ दिया और मराठा साम्राज्य की जो नींव थी वो रखी, जिसकी वजह से भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य व्यापार और वाणिज्य के विकास की रेखांकित कीजिए। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो व्यापार व्यवस्था थी उसके जो वाणिज्य और व्यापार व्यवस्था का जो विकास था उसके बारे में हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य व्यापार और वाणिज्य विकास। 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में व्यापार और वाणिज्य विकास में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। अब उनके कौन कौन से कारण हैं उनको देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का उदय। मुगल साम्राज्य ने भारत में एक विशाल और एकीकृत बाजार प्रदान किया। मुगलों ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और व्यापारियों को करों में छूट दी। यानी मुगल साम्राज्य ने जो व्यापार व्यवस्था थी, जो वाणिज्य व्यवस्था थी, उसको सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने व्यापार मार्गों को सुनिश्चित किया ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में व्यापार और वाणिज्य में तेजी से वृद्धि हुई। मुगलों ने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में मददगार थी। मुगलों ने व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जिसमें व्यापारियों को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ, जिससे अलगाव मुगलों के व्यापारियों को करों में छूट दी गई जिससे व्यापार अधिक लाभदायक हो जाए।
मुगलों ने क्या किया कि वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको वाणिज्यिक व्यवस्था को तीव्र करने के लिए, उसे अच्छी बनाने के लिए वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सुधार किया, वाणिज्यिक व्यवस्था को अच्छा किया और जो मुगलों के जो व्यापारी थे उनको लाभ देने के लिए कुछ छूटें दी गई ताकि वहाँ की जो वाणिज्यिक व्यवस्था थी, व्यापारी व्यवस्था थी, उसको अच्छा किया जा सके। यूरोपीय शक्तियों का आगमन यानी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ जिसकी वजह से वहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी होने लगी। यूरोपीय शक्तियों के विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों ने भारत में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत के कई मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि मसाले, कपड़ा और चांदी का आयात किया। यानी अब जो बाहर के लोग थे, यूरोपीय लोग थे, वो आने लगे थे जैसे कि पुर्तगालीन हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, जिसकी वजह से भारत का जो व्यापार था, वाणिज्यिक व्यवस्था थी वो बढ़ गई थी। और मुख्य रूप से इन्होंने मसालों, कपड़ों और चांदी जैसे इन सभी का आयात करना शुरू किया जिसकी वजह से जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें सुधार आया। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार करने के लिए शुरुआत की। इन यूरोपीय शक्तियों ने भारत से कई मूल्य वस्तुओं का आयात किया जिनमें मसाले, कपड़े और चांदी शामिल थी। इन वस्तुओं की मांग यूरोप में बहुत अधिक थी जिससे भारत के यूरोप के साथ व्यापार करने के लाभ होने लगे। यानी 16वीं शताब्दी में जो यूरोप के साथ संबंध थे, जो व्यापारिक संबंध थे वो बढ़ते जा रहे थे और यूरोपवासी जो थे वो भारत के साथ मसालों, कपड़े, चांदी जैसे ये चीज़ों का व्यापार कर रहे थे और जो यूरोप के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उन्हें बढ़ावा मिल रहा था, उन्हें लाभ मिल रहा था। अब तकनीकी विकास, इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण तकनीकी विकास हुए जिन्होंने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जिससे कि कुछ प्रमुख विकास शामिल हैं। अब कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जहाज निर्माण का सुधार, यानी जहाज निर्माण होने लगे, जहाज बनने की वजह से लंबी दूरी तक व्यापार करना आसान हो गया और जो हमारी व्यापार था उसको बढ़ोतरी मिली। जहाज निर्माण में सुधार ने लंबी दूरी से व्यापार आसान और अधिक अधिक किफ़ायती बना दिया। इससे व्यापारियों को भारत से यूरोप और अन्य देशों के साथ अधिक आसानी से व्यापार करने की मदद मिली। यानी अब जो व्यापार था वो बढ़ने लगा था क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं जो हमारे जहाज निर्माण था, ऐसी चीज़ें आने लगी जिसकी वजह से बहुत लंबी दूरी तक भी व्यापार करना सुलभ हो गया था। नक्शा बनाने की सुविधा, यानी अब नक्शा जो मैप होता है उसकी सुविधा आने लगी जिसकी वजह से जो मार्ग थे उनको खोजा जाने लगा था, मार्गों को आसानी से याद किया जाने लगा था जिसकी वजह से जो व्यापार था उसमें बढ़ोतरी हुई। नक्शा बनाने में सुधार ने व्यापारियों के लिए नए मार्गों की खोज करना आसान बना दिया। इससे व्यापारियों को भारत से यूरोप और अन्य देशों के साथ अधिक कुशलता से व्यापार करने में मदद मिली। यानी नक्शे ने बहुत ज़्यादा सुलभ चीज़ें बना दी जिसकी वजह से जो मार्ग थे वो खोजे जाने लगे और आसानी से जो व्यापारी जिसकी वजह से व्यापारी जो थे वो एक देश से दूसरे देश जाने लगे थे। फिर है हमारा मुद्रण मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास। मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास व्यापार सूचना के ये प्रयास का आसान बना दिए। यानी अब जो मुद्रण व्यवस्था थी उसकी वजह से व्यापार जो था वो और ज़्यादा सुलभ हो गया। मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यापार सूचना के विकास को आसान बना दिया। इससे व्यापारी को व्यापक अवसरों के बारे में अधिक आसानी से ये जानने में मदद मिली। यानी जो व्यापार थे उनके जो अवसर थे वो अधिक आसानी से सुलभ तरीके से अब उन्हें जानने में मदद मिलने लगी। इस तकनीकी विकास ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विकासों ने व्यापारियों को अधिक कुशलता से व्यापार करने में मदद की और नए बाजारों तक पहुंचने में आसानी की। यानी ये जो जितने भी विकास हो रहे थे इन सभी की वजह से जो व्यापारी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करवा रहे थे, नई नई जगहों पे जाकर व्यापार करवा रहे थे जिसकी वजह से जो व्यापार व्यवस्था थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा व्यापार और वाणिज्य का विकास प्रभाव। यानी अब हम व्यापार और वाणिज्य का जो विकास प्रभाव था उसको देखने वाले हैं। व्यापार और वाणिज्य के विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था में और समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने कुछ ही प्रमुख प्रभाव हैं। अब इसके जो प्रमुख प्रभाव हैं अब हम उनको देख लेते हैं। आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य के विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की। इसने व्यापारियों और किसानों और श्रमिकों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। व्यापार और वाणिज्य के विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इससे व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। व्यापार और वाणिज्य के विकास
से भारत की अर्थव्यवस्था अधिक विविध और मजबूत बन गई। यानी इसकी वजह से जो व्यापारी थे, उनकी जो किसान थे, श्रमिक थे, उनकी जो आय थी, उनका जो रोज़गार था वो पैदा होने लगा और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी जो भारत की व्यापारिक और वाणिज्यिक विकास था वो बढ़ गया और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हो गई। अब सामाजिक परिवर्तन देख लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य के विकास ने भारत में समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब वो कौन-कौन से थे? देखिए, सांस्कृतिक रूप से भी देखे गए, लोगों के बीच संपर्क जो थे वो बढ़ने लगे, लोगों के बीच जो भेदभाव थे वो कम होने लगे और वाणिज्यिक स्तर पर और व्यापारिक स्तर पर जो भेदभाव थे वो कम होने लगे थे, क्योंकि वाणिज्य और व्यापारिक स्तर पे जो वृद्धि हो रही थी। व्यापार और वाणिज्य के विकास ने भारत के समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन निभाया, जिसकी वजह से भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। और यहाँ ये आपकी होल जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारा जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी GUSOL, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्टडी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।